ऐसा क्या हुआ 13 मई को कि 2 दशक पुराने संबंध तार तार हुए? गालियाँ देना शुरू करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, नीच औरत, तेरी औकात क्या है, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे। इतने में उन्होंने थप्पड़ मारा। पूरी लड़ाई ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की थी। जिस तरीके से मुझे मारा पीटा गया, किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे भी आम आदमी पार्टी कोई 3-4 लोगों की जागीर नहीं है। मैं लेडी सिंघम थी, तुरंत मैं बीजेपी की एजेंट हो गई। विभाव कुमार को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट करा गया और मुझे एक विलन की तरह प्रोजेक्ट करा गया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। स्वाति जी, 13 मई की घटना सुर्खियों में रही, उस पर बहुत चर्चा हुई, उस पर बहुत बातें भी बनी, लेकिन 13 मई का सच क्या है ये आपसे बेहतर ना कोई जान सकता है, ना कोई बता सकता है। तो इसलिए लगा कि आपके साथ संवाद करना बेहद बेहद आवश्यक है। ऐसा क्या हुआ 13 मई को कि 2 दशक पुराने संबंध तार तार हो गए? सर, 13 मई को 9 बजे के करीब सुबह मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर गई थी उनसे मिलने के लिए। मेरे को ड्राइंग रूम में बिठवाया गया और मुझे बोला गया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो आ रहे हैं मुझसे मिलने। ऐसा 2 बार हुआ। उनके किसी स्टाफ ने, फिर दोबारा एक बार स्टाफ आया, उसने बोला कि बस वो आ ही रहे हैं। इतने में विभव कुमार वहाँ पहुँचते हैं और गालियाँ देना शुरू करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, नीच औरत, तेरी औकात क्या है, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे। और ऐसा करते करते मैं, क्योंकि सोफ़े पे बैठी हुई थी, वो मेरे सामने आ गए और उन्होंने फिर हाथ छोड़ा। मतलब मेरे को तो थप्पड़ मार दिया ऐसे ही? सीधे सीधे। मैंने बस इतना पूछा कि अरे क्या हो गया, अरविंद जी आ रहे हैं अभी, बस इतना ही मैं बोल पाई। इतने में उन्होंने थप्पड़ मारा और एक नहीं 7 से 8 थप्पड़ पूरी अपने ज़ोर से उन्होंने मुझे लगाए। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, तो मैंने पैर से धक्का मारने की उनको कोशिश करी, तो उन्होंने मेरा पैर ही पकड़ लिया, मुझे नीचे घसीटा गया। मेरा सर भी जो वहाँ सेंटर टेबल था उसमें जाके लगा, मैं नीचे गिरी और फिर वो मुझे लातों से मारने लग गए। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही इस पूरे पीरियड में। मेरे को बचाने के लिए कोई नहीं आया। मैं उनसे अपील करती रही कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं। लेकिन एक स्वाभाविक सी बात आती है कि 2 दशक से ज़्यादा आप विभव को भी जानती हैं, अरविंद जी को भी जानती हैं, लेकिन अचानक आप उनसे मिलने के लिए गई। निश्चित तौर पर उनका एक और वर्जन है, अरविंद केजरीवाल ने बोला, दोनों का एक वर्जन है, विभव का भी एक वर्जन है, स्वाति का भी एक वर्जन है, तो मैं तो कोर्ट पे बिलीव करूँगा। लेकिन अचानक क्यों किसी को कोई मारना क्यों शुरू करेगा? जी, क्या हुआ? मैंने अभी एक फॉर्मल कंप्लेंट दी है दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है, और उस जांच में मैं पूरी तरीके से सहयोग करूंगी। और दिल्ली पुलिस, क्योंकि अब ये जांच का विषय है कि मुझे क्यों मारा गया, किसके कहने पे मारा गया, ये सारी बातों में मैं दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करूंगी। फॉर मी टू डिस्कस इट राइट नाउ ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म इज़ नॉट करेक्ट। मैं बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड करता हूँ कि क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आपके और विभव के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हुआ, क्या आपको लगता है उसके बाद एक वीडियो भी रिलीज़ हुआ? वो अननोन सोर्सेज हैं जहाँ से वो आया, लेकिन दिल्ली सीएम के घर से वो अगर आया तो कहीं ना कहीं से तो निकल के आया ही होगा। और उस वीडियो में आप भी थोड़ा आक्रोशित नज़र आ रही हैं, आप गंजा बोल रही हैं, आप साला बोल रही हैं। वो वीडियो भी पब्लिक डोमेन में आया, क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि उस वीडियो में ये दिखाने का प्रयास है, ये दिख रहा है कि आप भी एक तरह से गुस्से में हैं। सर, पहले उसने मुझे मारा, मैं ज़मीन पे पड़ी हुई थी। जब किसी तरीके से मैंने अपने आप को छुड़वाया, मैं जाके वापस सोफ़े पे बैठी। इस पूरे प्रकरण में उस कमरे में मैं और विभव, हम दोनों अकेले थे। मैं सोफ़े पे बैठी और मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैंने 112 नंबर पे कॉल करने के लिए अपना फ़ोन मिलाने लग गई। तो विभव वहीं खड़ा था, उसने देखा कि मैं फ़ोन मिला रही हूँ और उसने मुझे धमकाया कि तुम कर ले, तेरे को जो करना है कर ले, मार के गड़वा देंगे, हड्डी पसली एक कर देंगे। बट आई कॉल्ड ऑन द 112 नंबर और मैंने अपना जो मेरे ऊपर क्राइम हुआ है वो रिपोर्ट करा।
जैसे ही उसने ये रियलाइज़ किया कि मैंने क्राइम रिपोर्ट कर दिया, 112 नंबर पे एक्चुअल कॉल हो गई है, तो वो भागा भागा बाहर गया, और काफ़ी दूर है, उनका घर बड़ा है तो काफ़ी दूर सिक्योरिटी वाले हैं, वो वहाँ मेन गेट पे गया और सिक्योरिटी वालों को वो लेकर आया। मेरे सामने उसने सिक्योरिटी वालों को बोला कि इसको उठा के फेंको, एंड फिर वो वीडियो बनाने लगा। तो जो वो वीडियो बन रही है, जो वीडियो है वो पहली बात तो वो ही बना रहा है, और दूसरी बात अच्छा वो वीडियो विभव भी बना रहे हैं। विभव बना रहा है, और दूसरी बात वो लंबी है वीडियो, वो ये नहीं है इन्होंने जो एडिट करके उसको डॉक्टर करके आधा इधर से थोड़ा सा इधर से लिया, थोड़ा सा उधर से लिया, वो ऐसी वीडियो नहीं है। क्योंकि जब सिक्योरिटी वाले अंदर आए, मैं इतनी परेशान थी और मैं इतने ट्रॉमा और शॉक में थी कि मैं चीख चीख के उन्हें बता रही थी कि मुझे कैसे मारा गया, लात घूंसों थप्पड़ों से मारा गया, और मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिया, मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं। इस पूरे घटनाक्रम में अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? अरविंद केजरीवाल जी घर पे ही थे, क्योंकि मेरे को स्टाफ ने कम से कम 2 बार ये बात बताई जब ये इंसिडेंट हुआ। पर वो ड्राइंग रूम में नहीं थे? जी, वो ड्राइंग रूम में थे या नहीं ये तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि वो घर के किस कोने में थे या ड्राइंग रूम में थे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि मैं जब वो सिक्योरिटी वाले आए, उन्हें चीख चीख के बताती रही, और मैं ये बोलती रही मैं इसलिए नहीं जाऊँगी यहाँ से क्योंकि मुझे पता है कि मैं जैसे ही यहाँ से निकलूँगी ये टैम्पर करेंगे एविडेंस के साथ। मैंने उन्हें बोला मैं DCP को फ़ोन पर बात कर रही हूँ, लेट द पुलिस कम, एक बार पुलिस आ जाएगी इस क्राइम सीन से, मैं यहाँ से बिल्कुल जाने को तैयार हूँ, क्योंकि जहाँ पर मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया और मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया वहाँ पर, मतलब परिवार में से भी कोई आया, वो भी नहीं आए, तो मैं उस घर में क्यों बैठी रहूंगी। तो मैंने बार बार ये बोला। जब अंत में जाके जब बिल्कुल मतलब मैं अपना आपा खो बैठी, क्योंकि एक तो इतनी बुरी तरीके से पीटा गया, ऊपर से जो सिक्योरिटी थी वो उसको भी यही बोल दिया गया कि भाई इसको उठा के फेंक दो, वो भी सुनने को तैयार नहीं थे। तो अब मैंने जब अपना आपा खोया तो मेरे कुछ अपशब्द मेरे मुंह से निकले। पर मुझे एक बात बताइए कि कोई इतनी बुरी तरीके से आपको पीट दे और फिर आपकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है, तो मैं आरती तो नहीं उतारूंगी जी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के परिवार के और मेंबर भी तो वहाँ होंगे, कोई नहीं इतना शोर सुन के आया। एक औरत को अगर मारा जा रहा है, एक मतलब एक कहानी को ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर किसी लेडी को वहाँ पीटा जा रहा है और उनकी फैमिली में उनकी माता जी हैं, उनके पिताजी हैं, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चे भी बड़े हैं, तो कोई नहीं आया उधर? जी कोई भी नहीं आया। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर से मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी नहीं आया। देखिए मैं किसी के परिवार को इस पूरे मुद्दे में घसीटना नहीं चाहती। दिल्ली पुलिस ने मुझसे पूछा था कि मैंने किस किस को वहाँ पे देखा, वो मैंने दिल्ली पुलिस को बताया है, लेकिन मैं उस बारे में कि मतलब उनके परिवार में से कोई आया या नहीं, अपने परिवार में मैंने वो दिल्ली पुलिस को बताया। मैं किसी के परिवार को घसीटूंगी नहीं इस मुद्दे में। बस हाँ ये ज़रूर है कि अरविंद जी से मिलने गई थी, अरविंद जी को पता था, अरविंद जी को बताया गया, तभी तो दूसरा स्टाफ भी आया। पहले जी ने तो बोला कि दिल्ली पुलिस उनके माँ बाप के साथ भी पूछताछ करना चाहती है, बुजुर्ग है वो। सर बुजुर्ग तो हमारे भी घर पे हैं। मेरी माँ सिंगल पेरेंट हैं, उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से पाला है। एक अकेली महिला के लिए अपनी 2 बेटियों को पालना बहुत बड़ा काम होता है। मेरे घर में मेरी मासी भी हैं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं आजकल उन्हीं के साथ रह रही हूँ, और वो दोनों का जो रो रो के बुरा हाल है, वो भी मतलब दोनों सीनियर सिटीजन्स हैं, अलग अलग तरीके की उनको भी बीमारियाँ हैं, बट वो जितने परेशान हैं इस वक्त, तो बस मैं उस बारे में बोलना नहीं चाहती। बस हम दिखाते नहीं कि भाई हमारे घर में किस तरीके का मातम बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, हम सब बहुत खुश थे, और ऐसे हो जाना और आपकी बेटी को इतनी बुरी तरीके से मारपीट करा जाए, और फिर वहाँ पे जिन लोगों के साथ आप 18 साल से वो काम कर रही है उनमें से एक भी उसके साथ मदद में नहीं आना, और बल्कि पूरी की पूरी पार्टी मशीनरी को उसके खिलाफ लगा देना, रोज़ रोज़ झूठ बुलवाना TV पे, रोज़ रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाना उसके खिलाफ। और उन्होंने जो मेरे को पिछले 10-12 दिन में रोते हुए देखा है, मेरी तड़प देखी है, और मैंने जो उनको रोते हुए देखा है, तो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जी अपनी मदर और मासी को, जी मैंने इतना ही बोलना चाहती हूँ कि पेरेंट्स तो सर सभी के घर में हैं, और मैं तो किसी को भी नहीं घसीटना चाहती थी, और मैंने कहीं पे भी ये मतलब मेंशन तक नहीं करा कि उस घर में मैंने किस किस को देखा। लेकिन हाँ डेफिनेटली अगर दिल्ली पुलिस मुझसे कुछ पूछेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी, और मैंने बताया दिल्ली पुलिस को। बट एट द सेम टाइम
मैंने तो मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि उनको तो समन भी नहीं करा गया था। तो मेरे को लगता है कि ये सब बहुत छोटी बातें हैं, और फैक्ट ये है कि मेरे को बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। मैं चीख चिल्ला के बुला रही थी, कोई भी नहीं आया। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, पुलिस सिक्योरिटी बुला के मुझे बाहर निकाला गया, उस समय भी कोई नहीं आया ये देखने के लिए। एक क्योंकि आपने बोला अभी कुछ दिन पहले मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, तो पूरी लड़ाई ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की थी। माना जा रहा है कि वो चाहते थे कि आप संसद सदस्य पद से अपने इस्तीफा दे दें, और जब अरविंद केजरीवाल के साथ ये सब कुछ हुआ, आप अमेरिका में थी और आपने पार्टी लाइन को टो नहीं करा, आप वहाँ पर नहीं थी और आपने कुछ कंसर्न भी नहीं दिखाया, ये एक आरोप भी है। सर मैं ना 2006 से काम कर रही हूँ, और मैं जब मैंने ज्वाइन किया था हार्डली 4 या 5 लोग थे। तो हम लोगों ने ही बैठकर पूरे ये इतने कई साल आंदोलन खड़ा करा है। मैंने इनसे कभी कोई इनकी ऑर्गेनाइजेशन में मैं वॉलंटियर करती थी फुल टाइम, मैंने इनसे कभी कोई पैसे भी नहीं लिए। सूचना के अधिकार का आंदोलन, राशन की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई, मैंने वहीं पे 7 साल झुग्गियों में रहकर लड़ी है। मैं झुग्गी में ही रहती थी, मैं अपने घर में भी नहीं रहती थी। तो मैं उस लेवल पे काम कर रही थी सर। दूसरी बात, जब ये अन्ना आंदोलन हुआ तो हम क्योंकि हमेशा से थे एंड आई वाज हैंडलिंग द एंटायर बैक एंड ऑफ द मूवमेंट, तो मैं कोर कमेटी जो कि 23 मेंबर्ड कमेटी थी, उसमें यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर भी मैं थी, बिकॉज मैं पूरा आंदोलन पीछे से बैक एंड से हम लोग हैंडल करते थे, मैं हैंडल करती थी। तो मैं उस लेवल पे काम करती आई हूँ। तो मुझे कोई पद का लालसा नहीं है। मेरे को दिल्ली महिला आयोग का इन्होंने जिम्मेदारी जब मिली, मैंने उसे भी बहुत बखूबी और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से निभाया। पद की मुझे कोई लालसा नहीं है। अगर ये प्यार से मांगते कि राज्यसभा की सीट वापस चाहिए, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अगर जिस तरीके से मुझे मारा पीटा गया, फिर मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करवाया गया, फिर मेरी विक्टिम शेमिंग कर दी गई, तो मैं अब ये बिल्कुल बता देती हूँ कि मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे भी आम आदमी पार्टी कोई 3-4 लोगों की जागीर नहीं है, ये मेरे भी खून और पसीने से बनी हुई पार्टी है। आई विल फाइट एंड आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द कंट्री राइट नाउ, एंड मैं ये दिखाऊंगी अपने काम से कि एक आइडियल वुमन पार्लियामेंटेरियन कितना बदलाव ला सकती है। सर ये भी एक सवाल जो आपने अभी मुझसे पूछा, ये ऐसे अब चारों ओर ये फैला रहे हैं, ये कहते हैं कि जब अरविंद जी अरेस्टेड थे तब मैं यूएस में थी। तो सर मैं बताना चाहती हूँ कि पिछले 18 साल से मैंने बहुत ग्राउंड पे काम करा है और बहुत मेहनत करी है। 15 साल से मेरी सगी बहन यूएस में है, मैं उससे मिलने कभी 5 दिन से भी ज़्यादा मैं कभी नहीं जा पाई, और मैं उसकी तबीयत ख़राब थी और वो मुझे हो गया था उनको। जी नहीं, कोविड तो बाद में हुआ, उसकी पहले भी तबीयत ख़राब थी। वो मुझे बार बार कॉल करके बुलाती थी, और वो हर बार मेरे से एक ही बात बोलती है कि दीदी अगर कहीं पे भी कोई किसी की ज़रूरत होगी ना, किसी महिला की, तो तुम पता नहीं कहाँ चली जाओगी उस महिला की मदद करने के लिए, और जब तुम्हारी बहन को ज़रूरत है तो आप कभी भी समय नहीं निकालते। तो वो भी मेरे मन में था। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आया कि ये सब कुछ कोइंसाइड कर गया कि अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई, आपकी बहन बीमार हुई, राघव चड्ढा भी विदेश में थे। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो पहले ही वहाँ पे थी और इनसे बात करके वहाँ गई थी। मैं, ऐसा नहीं है कि अरविंद जी की अरेस्ट हुआ और मैं जी वहाँ चली गई, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं तो पहले से ही वहाँ से 15 दिन पहले से ही वहाँ पे थी, और मेरी इनसे बात भी हुई थी, और मैं वहाँ से ट्वीट्स भी कर रही थी, और मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही थी, क्योंकि जब इनका जिस दिन अरेस्ट हुआ उसी के टाइम पे मेरी बहन को कोविड हो गया, उसके हस्बैंड को कोविड हो गया, तो हम क्वारंटीन हुए। उसके बाद मुझे उसको लॉन्ग कोविड था, और सर मैं 15-20 दिन के अंदर तो वापस आ गई थी। तब से तो मैं कैंपेन ही कर रही हूँ। अगर यही कारण था कि मेरे पिटाई सिर्फ इस कारण से करी गई है कि मैं यूएस में थी और मैं यहाँ नहीं थी उस मोमेंट में, तो एक और राज्यसभा के सांसद हैं, वो तो अब आए हैं, उनको तो इमीडिएटली आते ही रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिला है, उन्हें तो स्टेज पे बिठाया गया है। तो ये सब तो भ्रम फैलाने वाली बातें हैं कि जी ये वहाँ थी, ये मतलब ये तो वो बात बोले ना जो कि मतलब मैं हमेशा ही जाती रहती होंगी। भाई, आई एम अ केयरलेस पर्सन। I went there because my sister was unwell, and when he got arrested at that time she developed COVID. लेकिन आप पे ये भी एक आरोप लगा, और मुझे बहुत ये, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ जिस मनोस्थिति में आप हैं, आई टोटली गेट इट, लेकिन बतौर पत्रकार मेरा काम है सवाल पूछना, प्रश्न पूछना। आप पे ये भी कहा जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ कर रही हैं, और ये सब कुछ चल रहा है काफ़ी बड़े प्लानिंग के तहत चल रहा है, ये भी आप पे आरोप लग रहा है। इसको आप कैसे देखती हैं और
इस पर आपका टेक क्या है? सर, आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट जोक एंड इट्स अ वेरी ट्रैजिक जोक। आप ये देखिए, जिस दिन तक मैंने वो कंप्लेंट अरविंद केजरीवाल जी के सबसे बड़े राजदार चहेते आदमी के खिलाफ मैंने कंप्लेंट फाइल नहीं करी थी, उस दिन की सुबह भी संजय सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अरविंद जी भी बैठे थे, उन्होंने मेरी तारीफ़ों में कसीदे पढ़े थे। अरविंद जी के हिसाब से मैं लेडी सिंघम हूँ, मैंने इतनी महिलाओं की मदद करी है। मैं लेडी सिंघम थी कंप्लेंट फाइल करने के 2 या 3 घंटे पहले तक। जैसे ही मेरे ऊपर जो आप बीती हुई, मैंने उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी, तो पूरी की पूरी पार्टी की मशीनरी को, पार्टी के रिसोर्सेज को, पार्टी के लीडर्स को, दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मेरे खिलाफ उतारा गया। लेकिन जी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी गई और बार बार बोला गया कि मैं बीजेपी की एजेंट हूँ। सर, मुझे एक बात बताइए, मैं लेडी सिंघम थी, तुरंत मैं बीजेपी की एजेंट हो गई 2 घंटे के अंदर अंदर। वो ये कहते हैं कि मेरे ऊपर एक केस चल रहा है जिसमें अभी चार्जशीट फाइल होने वाली है और मैं डर गई और इसलिए मैंने बीजेपी से हाथ मिलाया। पर सर, एक बात बताइए, मैं मणिपुर गई थी पिछले साल, अकेली गई थी, मेरे साथ DCW मेंबर वंदना सिंह, बस हम दोनों गए थे। हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हमारे पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी, हमारे पास कोई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं थी। जहाँ पे वो उस समय जो वॉर का माहौल चल रहा था, जहाँ बुलेट्स चल रही थी, जहाँ AK-47 लेके लोग घूम रहे थे, वहाँ हम निहत्ते पहुँचे। तो जो महिला मरने से नहीं डरती, वो किसी केस से डर जाएगी। और सर, केस का भी बता दूं, 2016 में मेरे ऊपर ये केस फाइल हुआ था, बिल्कुल फर्जी केस है। 2017 में चार्जशीट भी हो गई है, तो कोई अरेस्ट का कोई डर नहीं है किसी प्रकार का। और दूसरी बात, इस केस के बाद CM साहब और LG साहब दोनों ने 2 टेन्योर और मुझे दिए हैं, तो वो उस लेवल का फर्जी केस है। और 1.5 साल पहले सर, हाई कोर्ट ने कितना पॉजिटिव ऑर्डर करके उस पर स्टे कर रखा है। और हाई कोर्ट का कहना है, जब कोई पेक्यूनरी बेनिफिट्स ही इन्वॉल्व नहीं है, जब कोई पैसे का लेन देन ही नहीं है, तो काहे का केस? तो ऑलरेडी उसमें मेरे को पॉजिटिव ऑर्डर। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, जो आप पे एक आरोप मढ़ा जा रहा है? जी बिल्कुल, बिल्कुल झूठा, बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। इनफैक्ट, लेकिन बीच चुनाव में ये सब कुछ हुआ, इसलिए ज्यादा बात हो। सर, आप ये देखिए कि जैसे ही मैंने कंप्लेंट फाइल करी, कंप्लेंट फाइल करने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ, क्योंकि ये बीच चुनाव चल रहा है, मुझे लगा कि मेरे मुद्दे का राजनीतिकरण। आपने ट्वीट करा? और सर, मैंने तुरंत ट्वीट तक करा। मैंने ये बोला कि भाई, मेरी सारी पार्टी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो, स्पेशली बीजेपी से रिक्वेस्ट है मेरी। एक लड़की जो जब बाकी लोगों के ऊपर जो मतलब अपना काम निष्पक्ष रूप से करती है, और जब हर जगह जहाँ पे किसी लड़की की मदद की ज़रूरत होती है वहाँ खड़ी होती है, आज जब वो अपनी ही पार्टी में बुरी तरीके से पीटी जाए और वो अगर मदद की गुहार लगाए, तो उसको ओवरनाइट बीजेपी एजेंट बना दिया जाता है। पर आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आप उस पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, और आम आदमी पार्टी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है? सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। देखिए, हम एक हज़ारों करोड़ों लोगों के सपनों से निकली हुई पार्टी हैं, हम एक बदलाव लाने की पार्टी हैं। आज भी बहुत लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि बदलाव लेकर आएंगे, पर अगर वो बदलाव हम अपने आपस में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर काहे का बदलाव? तो बहुत ज़रूरी है हम सबको चिंतन करने की, हम सबको रेफॉर्मेशन करने की। आप एक बात बताइए, एक लड़की एक आवाज़ उठाती है, पूरी की पूरी कायनात लगा दी जाती है उस आवाज़ को दबाने के लिए। किस लेवल का इंटिमिडेशन करवाया गया, किस लेवल की कैरेक्टर असैसिनेशन करवाई गई, किस लेवल की विक्टिम शेमिंग करवाई गई। इन लोगों ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, कहते हैं कि क्या नहीं बोला गया मेरे बारे में, मतलब मेरा पूरी तरीके से चरित्र हरण करा गया है। चीर हरण तो वहाँ हुआ, उसके बाद चरित्र हरण करा गया, तो कैसे हम बदलाव लेकर आएंगे? तो मैं आम आदमी पार्टी का हिस्सा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की राज्यसभा MP रहूँगी, मैं कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन कर रही, लेकिन मैं इसी पार्टी में रहकर अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ बदलाव आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब आप इस पार्टी में रह पाएंगी? क्योंकि अब आपका पंगा तो सीधा अरविंद केजरीवाल से ही लगभग हो गया है। आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा, मुझे बहुत माफ़ी के साथ मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, कि आपके कपड़े नहीं फटे हुए थे, और भी बहुत बातें बोली गई। आपने उसको सुना होगा, शायद मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, हमारे व्यूअर्स भी इसको समझते, देखते और जानते हैं। आतिशी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब आपने सुना, तो आपके मन में क्या ख्याल आया? फर्स्ट थॉट।
सर मैं बहुत ज़्यादा टूट गई, क्योंकि जब एक महिला ही महिला का दर्द नहीं समझती, और जब एक महिला ही एक आपदा में अवसर ढूंढने की तरह काम करती है और उसके बाद पूरी तरीके से एक महिला का चरित्र हरण करती है, मेरे को लगता है कि ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने हंस हंस के बार बार ये बोला कि इसके तो कपड़े नहीं फटे, इसका तो सर नहीं फूटा, तो मतलब बस अब इसी की कसर रह गई थी कि कपड़े भी फाड़ दो और सर भी फोड़ दो। और मैंने अपनी एफआईआर में कब लिखा कि मेरे सर फट गया जी, मेरे कपड़े फट गए जी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। जो हुआ मेरे साथ मैंने उतना ही बोला, लेकिन बार 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 महिला पुरुष सबको मेरे खिलाफ उतारा गया और इस लेवल की विक्टिम शेमिंग करवाई गई। सौरभ भारद्वाज जी जो कि मंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट को रीट्वीट करा ये कहते हुए कि हाँ हम तो यही कह रहे हैं। उस ट्वीट में एक आम आदमी पार्टी के प्रोमिनेंट हैंडल ने ये बात बोली, मेरी फ़ोटो ट्वीट करी गई और उसमें बोला गया देखो इसकी शर्ट में बटन नहीं है, झूठ बोल रही है, और इसी को वो रीट्वीट करते हैं। उसकी वजह से पूरे देश ने मेरी फ़ोटो को जूम इन कर करके मेरे चेस्ट के ऊपर देखा गया कि जी बटन है या नहीं। बटन थे ना, बटन है और बटन खुले तभी तो मैं बोल रही हूँ, और पुलिस उसको ऑलरेडी मेरे कपड़ों को लेके गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बट इस लेवल पे गिरना कि एक मंत्री के पास कोई और काम नहीं है कि वो ये गिन रहा है कि महिला के शर्ट में बटन है या नहीं, मतलब इन्होंने हदें पार कर दी। मेरे सारे पर्सनल फ्रेंड्स, क्योंकि आई हैव बिन इन द पार्टी सिंस 2006, तो मेरे सारे पर्सनल फ्रेंड्स जो उनमें से बहुत सारे पार्टी में अभी काम करते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे, सबको कॉल कर करके धमकाया गया कि इसकी कोई पर्सनल फ़ोटो दो, इसकी कोई पर्सनल वीडियो दो। मैं जब यूएस गई थी तो मैं 8-10 दिन आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के साथ थी, वहाँ पर भी मैं काम कर रही थी, अलग अलग लोगों से मैं जाके मिली भी थी। तो उस समय का मुझे उनको फोर्स करा जा रहा है कि उस समय की सारी वीडियोज़ दो, जो कि वो अरविंद जी जब अरेस्ट हुए थे उससे पहले का वो प्रकरण था, उस समय की वीडियोस दो, कोई हंसते हुए वीडियो दो, कोई डांस करते हुए वीडियो दो, कोई गाते हुए वीडियो दो। मतलब द अमाउंट ऑफ विच हंटिंग दैट हैज हैपेंड, पूरा का पूरा ऑनलाइन ट्रोलिंग उस लेवल पे करी गई है कि आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। आज मैं एक अकेली खड़ी हूँ और पूरी की पूरी पार्टी दूसरी तरफ खड़ी है, और ऐसे में अरविंद जी का फिर जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद उनका ये कहना कि नहीं दो पक्ष हैं, विभव का भी पक्ष है, स्वाति का भी पक्ष है, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर यही स्टेटमेंट था तो आप उस दिन डिसाइड कीजिए ना, जब आपकी महिला एमपी आपको चीख चीख के बोल रही। पहली बात तो आपके घर में ही पीटा गया, वो चीख चीख के चिल्लाती रही, दर्द में कराती रही, आप तब मदद करने नहीं आए। उसके बाद पूरी की पूरी पार्टी को मेरे खिलाफ उतार दिया गया, मेरे फ्रेंड्स को धमकाया गया कि इससे कोई बात नहीं कर ले। आज पूरी पार्टी में मेरे से कोई बात करने को तैयार नहीं है, मेरा हालचाल पूछने को तैयार नहीं है। इतना सब कुछ करा गया। नॉट जस्ट दैट, वो लखनऊ में उस आरोपी के साथ घूम रहे थे, वो उसको साथ लेके गए, उसके साथ थे, और उसके बाद जब वो अरेस्ट हुआ तो अरविंद जी सड़क पे उतरे, उन्होंने प्रोटेस्ट करा, विभव कुमार को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट करा गया और मुझे एक विलन की तरह प्रोजेक्ट करा गया। इतना तो उन्होंने मनीषी के लिए भी नहीं किया। तो मतलब चल क्या रहा है और किस लेवल पे आप एक लड़की के पीछे पड़ सकते हो, आज ये हो रहा है। एक सीसीटीवी की फुटेज जो रिलीज़ हुई उसको लेकर एक यूट्यूबर ने आप पर एक वीडियो ब्लॉग करा, और जो वीडियो ब्लॉग करा उसके बाद आपको रेप थ्रेट्स आए। क्या कहना चाहती हैं आप उस पर? जी, वो जो वीडियो ब्लॉग बनाया है जिस यूट्यूबर में, वो बहुत फेमस हैं और वो आम आदमी पार्टी के ही वॉलंटियर हैं, रह चुके हैं। तो मैं तो पार्टी में ही हूँ तो मुझे तो पता ही है। और आई एम श्योर उनको कॉल करके बोला गया है कि ये वीडियो बनाओ, तो उन्होंने एक 2.5-3 मिनट की बड़ी वन साइडेड वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि मैं तो गलत बोल रही हूँ, मैं तो झूठ बोल रही हूँ। आई थिंक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म, और जो लोग सोशल मीडिया में बहुत फेमस हैं उनकी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि वो दोनों पक्ष को समझकर फिर कुछ बात करें। मेरे को वो कॉल कर सकते थे, मुझसे पूछ सकते थे कि स्वाति क्या हुआ है, मुझे तुम अपना भी वर्जन बताओ जिससे मैं तुम्हारा भी वर्जन डालूंगा। लेकिन उन्होंने एकदम वन साइडेड वीडियो बनाई जिसके बाद मुझे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी मेरी ट्रोलिंग करवा रही है। हर नेता गंदे गंदे शब्द यूज़ कर रहे हैं, कोई कहता है गद्दार है, कोई कहता है, जिससे कि जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनके इमोशंस फैन अप हो। लेकिन एक आप 3 दिन बाद शिकायत करने क्यों गई? और एक चीज़ और बोली गई, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है बोलते हुए, कि आप
उस समय ठीक से चल रही थी, जब आप मेडिकल कराने गई तब आप ठीक से नहीं चल पा रही थी, तो उसको संज्ञा दी गई कि आप एक तरह से जिसे कहते हैं सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब, जिससे मैं इस शब्द को बोलना नहीं चाहता, एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। क्या कहना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो जैसे ही मैं अरविंद जी के घर से निकली, मैं पुलिस स्टेशन गई। मैंने वहाँ पे जाके, वहाँ एसएचओ भी थे, मैं बहुत रो रही थी, बिल्कुल बदहवास थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा मीडिया के कॉल्स आने लगे, मेरे पीरियड्स भी चल रहे थे, मैं पेन में भी थी और मैं घबरा गई बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू पोलिटिसाइज दिस इशू। इलेक्शंस का समय है, इतना मैं भी समझती हूँ कि ऐसे टाइम पे अगर कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो जाएगा। और इतने मीडिया के कॉल्स आए कि मैं डर गई और मैं वहाँ से उठकर अपने घर गई। उसके बाद संजय भैया आए वहाँ पे, और भी पार्टी के कुछ लोग आए, उनको पार्टी ने भेजा था और मेरी हालत देखी गई और उन्होंने समझा, मेरी इंजरीज देखी और उन्होंने ये बात मानी कि हाँ, संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी जी, थी। पीटा गया है। उसके बाद वो गए थे, अरविंद जी से मिले, विभव से मिले और अगले दिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने ये बात मानी है कि हाँ, स्वाति के साथ बहुत मारपीट हुई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक तो मैं दर्द में थी, ट्रॉमा में थी, ऊपर से मुझे बार बार यही बोला गया कि भाई अगर तुमने कंप्लेंट कर दी तो तुम्हारी पूरी पार्टी तुम्हें झूठा साबित करेगी, तुम्हारे खिलाफ हम एक्शन लेंगे, तुम्हारे को बीजेपी का एजेंट बना दिया जाएगा। तो ये सब तो चल ही रहा था। बट जिस दिन मैंने कंप्लेंट फाइल करी, जब मैं उस दिन उठी सुबह, तो आई हैड मोर स्ट्रेंथ इन माई बॉडी, आई हैड मोर स्ट्रेंथ इन माई माइंड बिकॉज आई हैड जस्ट वन थाट। मेरे दिमाग में ये थाट था कि मैंने 1,70,000 केसेस 9 साल में दिल्ली महिला आयोग में हैंडल करें, हजारों सर्वाइवर्स से मिली हूँ, इतने बुरे बुरे केसेस मैंने देखे हैं और हर लड़की को मैंने हिम्मत बंधाई है कि चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर तुम सच बोल रही हो तो तुम्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यू विल हैव टू फाइल द केस। तो मैं उस दिन जब उठी तो मुझे अपने आप से बहुत, मैं शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि मैंने इतनी लड़कियों को इतनी हिम्मत बंधाई, आज जब मेरे पे आई तो मैं कैसे चुप हो सकती हूँ। तो वो उस थॉट ने मुझे एनर्जी दी और दूसरे थॉट ने मुझे ये एनर्जी दी कि जो ये विभव कुमार है, ये इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी है इस पार्टी में, सरकार में। सर, वो मामूली पीए नहीं है। वो, उसको आज अगर आप उसका घर देखें, जो घर उसको अलॉट हो रखा है, वो दिल्ली सरकार के मंत्रियों से कहीं बड़ा घर अलॉट हो रखा है। पूरी पार्टी उससे डरती है। सब लोगों को पता है कि ये बहुत बहुत बड़ा आदमी है और उसका जो आप लाइफस्टाइल देख लें, आप उसका तरीका देखें, तो वो बहुत बड़ा आदमी है। तभी तो पूरी की पूरी पार्टी, अरविंद जी इंक्लूडेड, उसके साथ खड़े हैं। उसके लिए पूरी की पूरी पार्टी की मशीनरी को उतारा गया है। एक लेडी एमपी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। तो ये तो कौन मान लेगा कि ये आदमी मामूली है? वो मामूली कहीं से नहीं है। और यही थॉट मेरे को उस दिन भी आया कि इस आदमी ने जितनी बुरी तरीके से मेरे को पीटा, कोई आम महिला के साथ तो पता नहीं क्या कर देगा। मैं कोर्ट की घटना की बात करता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा कि कोर्ट में जब विभव कुमार के वकील अपनी बातें रख रहे थे तो आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। ऐसा क्या हुआ? सर, बहुत ही मुश्किल था। मैं कोर्ट में थी और उस समय जो विभव कुमार के जो वकील हैं, वो जो उनकी तरफ से जो दलीलें आ रही थी, वो एक से बढ़कर एक झूठ पे झूठ बोला जा रहा था और बहुत बुरी तरीके से विक्टिम शेमिंग हो रही थी। वो ये कहते हैं कि देखिए, इसने तो अपनी एफआईआर में शर्ट लिखा है और इसने तो कोई कुर्ती पहनी थी। आई हैड रिटन माई एफआईआर इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में तो कुर्ती को शर्ट ही बोलते हैं, तो मैंने शर्ट बोल दिया। तो इस तरीके से विक्टिम शेमिंग करी गई। फिर ये बोला गया कि देखिए, इसकी तो जो कुर्ती है ये तो क्रम्पल्ड नहीं थी। मतलब जिस तरीके की वहाँ पे बातें चल रही थी, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ क्योंकि किसी भी विक्टिम से इस तरह की बात करना, उनको उस इंसिडेंट की याद दिलाना वाकई बहुत बहुत दुखद होता है, बहुत पेनफुल होता है। मैं मतलब आई पर्सनली अपोलोजाइज टू यू बिकॉज आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि मर्यादा को तार तार किया गया? जी बिल्कुल, मुझे पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया गया और मैंने देखा कि पार्टी के सारे लॉयर्स उन्हीं के साथ खड़े हुए थे और उस चीज़ ने मुझे बहुत तोड़ा। मैं रो रही थी और मैं यही बार बार सोच रही थी, जी कोर्ट में, और मैं यही बार बार सोच रही थी कि, और कल से लेके अब तक मैंने यही सोचा है मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि जब भी कोई महिला मेरे पास इस तरीके की कंप्लेंट लेकर आती थी तो वो बताती थी कि कोर्ट रूम में कैसे पूरी तरीके से चरित्र हरण होता है
और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन कल जब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ तब मुझे रियली में समझ में आया कि क्या होता है। मतलब आप इतना हेल्पलेस फील करते हो क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला बिल्कुल झूठ बोल रहा है, लेकिन वो फिर भी बोल रहा है क्योंकि वो तो उनका काम है अपने क्लाइंट को बचाने को। तो वो जो बोल रहे हैं वो तो वही बोल रहे हैं जो कि क्लाइंट ने उनको बताया है, तो वो तो काम कर रहे हैं अपना, लेकिन वो जो उस वक्त एक आप महसूस करते हैं वो इतना इतना पेनफुल होता है। और मैं ये सोच रही थी कि मेरा तो असॉल्ट का केस है, जो सेक्सुअल असॉल्ट जिनके साथ होता है उनकी क्या हालत हो जाती होगी। मतलब आप इतना हेल्पलेस फील करते हो, यू फील सो एंग्री विद द सिस्टम एंड दैट इज़ व्हाट आई फेल्ट एंड आई डिडंट, मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और आई हैड अ ब्रेकडाउन। आप एक लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया कि अरविंद केजरीवाल को आप बहुत पुराना जानती हैं, तो क्या आपने उनसे बात करने का प्रयास नहीं करा? क्या आपको नहीं लगा कि अगर मैं उनसे बात करूं तो शायद ये तरीका, ये इंसाफ आसानी से मिल जाएगा? सर जब मैं एक ऑप्शन थी आपके पास। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी दर्द में और मुझे मारा पीटा जा रहा था, तो वो घर पे ही थे। जब पुलिस, जब सिक्योरिटी बुला के मुझे वहाँ से उठा के फेंका गया बाहर, तब भी वो घर पे ही थे। तो मुझे दर्द इस बात का है, दुख इस बात का है कि एक तो मेरे को बचाने कोई नहीं आया, फिर पूरी पार्टी से मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन और विक्टिम शेमिंग कराई गई, और उसके बाद वो खुद आरोपी के साथ दिखे भी और उसके लिए सड़क पे उतरे भी। और अभी तक उन्होंने ना मुझे कोई फ़ोन कॉल किया और ना ही वो मिलने आए। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा। तो मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रही। मेरे साथ जो हुआ है मैंने उसकी कंप्लेंट फाइल करी है, बट हाँ ये ज़रूर है कि इन्हें ये लगता है कि ये मुझे ख़त्म कर देंगे। इन्हें ये लगता है कि ये किसी को भी रातों रात नष्ट कर सकते हैं। तो मैं इतना बता दूं कि मैं ख़त्म नहीं होंगी, मैं लड़ूंगी। मुझे पता है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे पता है मेरे साथ कोई भी नहीं है, मुझे पता है कि इस पूरे सिस्टम के साथ मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा, पर मैं अंत तक लड़ूंगी क्योंकि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। और अगर इनकी हिम्मत है तो मैं तो अपना पॉलीग्राफ टेस्ट, अपना नार्को टेस्ट बिल्कुल करवाने के लिए तैयार हूँ। नार्को पॉलीग्राफ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं लाइव करवाने को तैयार हूँ कि अगर मैंने एक भी बात, मैं बिल्कुल अगर मैंने उस FIR में लिखी हुई एक भी बात मेरी झूठी है ना, तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन बाकी दूसरे का भी करवा दो। और दूसरे का भी छोड़ो, मैं करने को तैयार हूँ। मैं सच बोल रही हूँ। अगर मैं सच नहीं बोल रही होती तो मैं ये क्यों करती? मैंने तो सब कुछ खो दिया। आज मेरा सब खत्म हो गया, मेरे दोस्त चले गए, मेरी पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो गया, हम तो बुरी तरीके से बर्बाद हो गए। तो मुझे ये करके क्या मिल गया? मैं एक एक बात जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है, और वो सच ही मुझे शक्ति दे रहा है इस वक्त। नहीं तो इतने बड़े लोगों के साथ इस तरीके की कंप्लेंट करना वो इम्पॉसिबल है। द ओनली थिंग दैट आई नो एंड माई फैमिली नोज इज दैट वी आर स्पीकिंग द ट्रूथ एंड आई विल फाइट इट। इन लोगों ने डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं मेरे को, रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं मेरे को, क्योंकि मैंने कंप्लेंट करी। हर तरीके का इंटिमिडेशन करा जा रहा है कि मैं विड्रॉ कर लूँ, पर मैं विड्रॉ नहीं करूँ। लेकिन एक वर्ग, माफ़ करिए मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, एक वर्ग कह रहा है कि आम आदमी पार्टी का एक बुरा वक्त चल रहा है। अरविंद जी जेल में हैं, 1 हफ्ते के लिए अब सिर्फ बाहर हैं, और उसके बीच में ये हो जाना, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि एक फ़ोन कॉल किया जा सकता था अरविंद केजरीवाल को। सर मैं कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, और संजय भाई आए थे, मैंने उन्हें सारी बात बताई है। उसके बाद वो अरविंद जी से मिले भी हैं और उन्होंने सारी बात बताई है। कॉल तो उधर से आएगा ना। और जहाँ तक बुरे वक्त का सवाल है, बुरा वक्त चल रहा था, इसीलिए तो मिलने गई थी, इसीलिए तो समझने गई थी कि भाई आगे मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सर मैं हमेशा ऐसे ही जाती हूँ, आज तक इतिहास में मैं कभी भी अपॉइंटमेंट लेके नहीं गई। इस बार क्यों बोला जा रहा है कि बिना अपॉइंटमेंट? क्योंकि इस बार जब मैं पीटी गई, मैंने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो इस तरीके की बातें करी जा रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए, कल जो बेल नहीं मिली गई है उसमें उन्होंने पुलिस ने बताया है कल कोर्ट में किस तरीके से वो जो वीडियो जो मैं बता रही हूँ, जो टीवी पे चला के ये दिखाया गया कि देखो ये तो अपशब्द बोल रही है, वो जो वीडियो जिस फ़ोन से बनाई गई है उसको पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया। अगर आपके पास इतनी शूट कर रहा था कोई उस समय, वो विभावी कर रहा था, विभावी वीडियो शूट कर रहा था। तो मुझे एक बात बताइए, आपके पास इतनी इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि मैं वहाँ पे बिल्कुल बदतमीजी कर रही थी, तो आपको तो वो वीडियो संभाल के रखनी चाहिए, फ़ोन संभाल के रखना चाहिए, तो आपने क्यों फॉर्मेट करा? दूसरा, कल मुझे एक बात पता चली जो कोर्ट में मैं थी और मैं सुन रही थी कि जो
सीसीटीवी फुटेज दी गई है उसमें जिस पीरियड का जो ये इंसिडेंट है वो सीसीटीवी फुटेज डिलीटेड है। तो ये चल क्या रहा है? मतलब आप एक पूरा का पूरा महकमा लगा देंगे एक लड़की को बस झूठा प्रूफ करने के लिए, जबकि वो सच बोल रही है, आपको भी पता है वो सच बोल रही है। अगर मैं सच नहीं बोल रही होती तो संजय सिंह जी ने अरविंद जी से बात करके, विभव से बात करके फिर कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? तो ये बिल्कुल, और मेरी एमएलसी हुई है जी, मैं मेडिकल इंजरीज है मेरे, 4 दिन के बाद भी मेरी बॉडी पे इंजरीज थी। तो सोचिए किस लेवल पे मारा गया होगा। तभी तो मैं बार बार चीख चीख के चिल्ला रही हूँ। मुझे पता है, देखिए इस देश में न्याय पाना बहुत मुश्किल काम है। इस देश में कंझावला की जो लड़की थी उस तक को न्याय नहीं मिल पाया। उसको कितनी बुरी तरीके से गैंग रेप करा गया, एसिड डाला गया, अल्कोहल की बॉटल्स डाली गई। वो लड़की के पेरेंट्स से मैं मिली थी, मैंने उनकी मदद भी करी, तो वो तक न्याय नहीं पा पाए। तो मुझे पता है इस पूरे सिस्टम में अकेली खड़ी हूँ, अकेले लड़ रही हूँ, लेकिन मैं लड़ूंगी क्योंकि मैंने इतनी ज़िंदगी भर महिलाओं के लिए काम करा है। मैंने उनका भी दर्द समझा है और आज उस दर्द में मैं शामिल भी हो गई हूँ। आई विल फाइट इट आउट। और इन लोगों ने जो दिखाने की कोशिश करी है कि देखा महिलाएं अगर पॉलिटिक्स में आती हैं तो उनको, मतलब पॉलिटिक्स में महिलाओं का आना अच्छी बात नहीं है, ऐसा मेरे को बहुत लोगों ने कॉल कर करके मैसेज किया कि हम तो तुम्हें बोलते ही थे कि देखो तुम पॉलिटिक्स में मत आओ, बड़ी गंदी जगह है। तो ये क्या मैसेज देना चाहते हैं देश में? लेकिन एक पूरे, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि विपक्ष में कई लोगों, प्रियंका गांधी से भी हमने बात करी, उन्होंने भी रिएक्शन दिया। उन्होंने बोला कि मैं केजरीवाल जी को बोलूँगी कि ऐसे व्यक्ति के साथ सही नहीं होना चाहिए, खासतौर पर विभव की बात उन्होंने करी। लेकिन बाकी कोई पूरे अलायंस में से कोई इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोला। मैं नहीं ये चाहता इस पर राजनीति हो, लेकिन नारी शक्ति की बात करने वाले, मातृशक्ति की बात करने वाले इस विषय पर चुप हैं। ये अफसोस देता है आपको? सर, जो हमारी पार्टी की लीडरशिप है, जो सबके संपर्क में भी है, वो बार बार भ्रम फैला रही है। वो बार बार लोगों को बोले जा रही है कि ये झूठ बोल रही है, ये बीजेपी की एजेंट है। तो ये सब कुछ चल रहा है। बाकी मेरा तो बस ये कहना है, जो मेरे सपोर्ट में आए, जिनको मेरी सच्चाई समझ में आई, मैं उनसे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ। और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कार्यवाही करी और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ या कुछ बोले भी नहीं, तो उनको मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ हुआ है, कल जब किसी और के साथ होगा तब पता चलेगा। तो मैं तो बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो हुआ बहुत गलत है। हम लोगों को इस देश में, स्पेशली जो राजनीति में हैं, उनको ये काम करना पड़ेगा। आज हमारे देश में 14% महिलाएं पार्लियामेंट में हैं, उससे भी कम महिलाएं हमारी स्टेट की लेजिस्लेचर्स में हैं। अगर इसी तरीके से महिलाओं को मारा पीटा जाएगा राजनीति में, तो मुझे बताइए किस घर की, परिवार की बच्ची आगे बढ़ के राजनीति में आ पाएगी? इन लोगों ने जो करा है, इन लोगों ने जिस तरीके का मैसेज दिया है, मेरे उस मैसेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। एंड आई एम द यंगेस्ट वुमन पार्लियामेंटेरियन इन द कंट्री टुडे, एंड थ्रू माय वर्क आई विल प्रूव देम रॉन्ग कि अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में हैं और अकेली भी खड़ी हैं तब भी बहुत कुछ कर सकती हैं। तो इस देश में कोई महिला अगर राजनीति में आना भी चाहेगी तो वो प्रेरित तो नहीं होगी उससे, उसको तो डर लगेगा कि मैं आऊँगी तो अगर ये घटना मेरे साथ होगी तो मेरा क्या हश्र होगा, मेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, मेरा कैरेक्टर असैसिनेट हो जाएगा, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, एंड देन विक्टिम शेमिंग करी जाएगी। नहीं, बिल्कुल मैसेज तो इन्होंने यही दिया है। मैसेज तो यही है कि अगर, और पूरी पार्टी में भी जितनी महिलाएं हैं उन सबको भी ये मैसेज है, अगर बोल दिया ना कुछ भी, जब स्वाति के साथ हो सकता है जो 2006 से काम कर रही है, अगर तुमको मारा पीटा गया, अगर तुमने कुछ बोल दिया। कुछ पार्टी के लोगों ने तो आपको बाद में अप्रोच किया होगा, कॉल किया होगा, इन सब होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद किसी ने तो आपसे बात करी होगी, कहा होगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, हम आपकी बात रखने की कोशिश करेंगे। नहीं, मेरे पास तो कोई भी कॉल्स नहीं आए। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, मैसेज तो इन्होंने पूरी तरीके से यही दिया है कि महिलाएं अगर राजनीति में आवाज़ उठाएंगी या फिर महिलाएं राजनीति में आएंगी तो उनका यही हश्र होगा। लेकिन मैं अपने काम से इस इमेज को पूरी तरीके से बदलूंगी। मैं इस देश में ये दिखाना चाहती हूँ कि अगर एक लड़की अकेले ठान लेना तो पूरी कायनात हिला सकती है। और मैं वही काम करूंगी, इसी पार्टी में रहूंगी, मैं कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगी। इसी पार्टी में रहकर मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगी जिसमें देश मेरे पे गर्व करे। आप जो बातें बता रही हैं वो कई तो बहुत शॉकिंग है, लेकिन पंजाब में एक मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, और उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। उम्मीद है कि उन पे कार्रवाई होगी। उस विषय पर आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मैंने कल शाम को मैंने कुछ खबर पढ़ी थी, और जो खबर है वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग भी है, डराने वाली भी है।
और मुझे लगता है कि तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और तुरंत उस आदमी के ऊपर जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। मुझे बताया जा रहा है कि कुछ जांच की प्रक्रिया शुरू भी हुई है, बट अगर ये सच है जो वो वीडियो दिखा रहा है तो फिर तो बहुत ही सीरियस मैटर है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी स्वाति जी, आपके साथ जो हुआ उसका तो बहुत दुख है, लेकिन इस देश के संविधान पर, इस देश के लीगल प्रोसेस पे हमारा पूरा भरोसा है। वो इंसाफ करेगा और सत्य की जीत होगी। आपको एक बार फिर मैं यही कहना चाहूँगा, आप इस हौसले के साथ खड़ी हैं, वो बहुत बड़ी बात है आज के इस दौर के अंदर। आपको मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई और एक बार फिर आपकी बातों को, आपसे मैंने वो सवाल पूछे जो शायद आपके दिल को, मन को दुखा रहे होंगे, उसके लिए मेरी माफ़ी। थैंक यू सो मच।